हेलो दोस्तों, वंस अगेन आई एम गोना वेलकम यू ऑल टू अनिपल फिल्म। सो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आपके साथ एक नई मूवी को लेकर। तो आइए बिना देर किए हुए मूवी के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। मूवी शुरू होती है और हमें एक भयानक सी वॉर दिखाई जाती है जिसमें हम बहुत से लोगों को पानी में गिरते हुए देख पाते हैं। दरअसल पानी में गिरने वाले लोग डैन और उसके साथी हैं। और अब यही से सीन शिफ्ट होता है फ्लैशबैक में, जहाँ पर हमें 28 साल पहले की स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ पर हमें डैन और उसकी फैमिली के बारे में दिखाया जाता है। डैन की वाइफ जिसका नाम एमी है और उसकी बेटी मूरी, ये तीनों एक साथ रहते हैं। डैन बाय प्रोफेशनल बायोलॉजी का टीचर है, लेकिन डैन को किसी भी चीज की रिसर्च करना बहुत पसंद है, तो इसीलिए उसने आर्मी रिसर्च सेंटर में जॉब के लिए अप्लाई किया है और आज वहाँ पर उसका इंटरव्यू है। डैन अपने इंटरव्यू के लिए काफी एक्साइटेड था। वो भागकर सबसे पहले घर जाता है और इसके बारे में अपनी वाइफ को इन्फॉर्म करता है, लेकिन एमी ये नहीं चाहती कि वो इंटरव्यू के लिए जाए, क्योंकि आज तो उसके घर में क्रिसमस पार्टी है और आज ही के दिन इंटरव्यू की बात सुनकर वो काफी नाराज होती है। तभी वो डैन को एक एनवेलप दिखाती है और डैन को बताती है कि तुम्हारे फादर ने भेजा है, वो मूरी को अपनी क्रिसमस पार्टी में इनवाइट कर रहे हैं। लेकिन डैन तो इस बात से काफी अपसेट था। दरअसल वो अपने फादर को बिल्कुल पसंद नहीं करता। उन दोनों के बीच में काफी क्लैशेस हैं और अब डैन अपनी वाइफ से कहता है कि तुम्हें जैसा ठीक लगे तुम वैसा कर सकती हो, मैं जा रहा हूँ इंटरव्यू के लिए। वो किसी भी हाल में आज इंटरव्यू के लिए लेट नहीं होना चाहता, इसलिए वो इमीडिएट वहाँ से निकल जाता है। रास्ते में जाते हुए उसे फोन पर एक मैसेज आता है जहाँ पर उसे ये पता चलता है कि बिना इंटरव्यू के ही उसको रिजेक्ट कर दिया गया है और आज वो इंटरव्यू के लिए नहीं जा सकता। ये न्यूज मिलते ही डैन आग बबूला हो जाता है। वो बहुत नाराज होता है। अपनी किस्मत को कोसते हुए वो सारे डॉक्यूमेंट्स को डस्टबिन में फेंक देता है और वहाँ से तुरंत घर आ जाता है। अपने मूड को फ्रेशन अप करने के लिए वो एमी और मूरी के साथ फुटबॉल मैच देखने लगता है, लेकिन इसी दौरान कुछ अजीब सी चीज होती है। तभी ड्यूरिंग द मैच वहीं पर एक अजीब सा पोर्टल खुलता है और हम क्या देखते हैं कि उस पोर्टल में से बहुत सारे सोल्जर्स बाहर निकल कर आ रहे हैं। डैन को ये सब देखकर काफी हैरानी हो रही थी और अब हम देखते हैं इन सोल्जर्स के लीडर को, जिसका नाम लेफ्टिनेंट हार्ट है। तभी लेफ्टिनेंट हार्ट सामने आती है जो कि एक अनाउंसमेंट करती है जिसमें वो बताती है कि वो लोग फ्यूचर से आए हुए हैं, यानी कि 2051 साल से। हार्ट बताती है कि हमारे प्लेनेट पे एलियंस के साथ एक बहुत बड़ी जंग चल रही है और कहीं न कहीं वो एलियंस हम पर भारी पड़ रहे हैं और अगर उन एलियंस को वक्त पर नहीं रोका गया तो देखते ही देखते वो पूरी धरती पर भी अपना कब्जा जमा लेंगे और सारे लोगों को खत्म कर देंगे। लेफ्टिनेंट हार्ट की ये अनाउंसमेंट सुनते ही सारे देश एक्टिव मोड में आ जाते हैं। कहीं न कहीं सारे देश अपने यहाँ के सोल्जर्स को फ्यूचर में भेजने का फैसला करते हैं, लेकिन उस जंग में धरती के बहुत से सोल्जर्स मारे जा चुके थे। दरअसल धरती से भेजे गए लोगों को सिर्फ 7 दिन के लिए वहाँ रखा जाता था और अगर 7 दिन तक वो जीवित रहे तो उन्हें वापस धरती पर बुला लिया जाता था। लेकिन जिन लोगों को भी फ्यूचर में भेजा जा रहा था उनमें से कुछ ही लोग वापस धरती पर आ पा रहे थे और ये देखते ही कहीं न कहीं अर्थ पर रह रहे लोगों में डर बैठ गया था। अब सभी को फ्यूचर में जाने से डर लग रहा था, कोई भी खुद की मर्जी से वहाँ नहीं जाना चाहता था। दरअसल डैन को भी आर्मी में काफी इंटरेस्ट था, इसी वजह से उनकी फैमिली काफी घबरा रही थी कि कहीं डैन फ्यूचर में जाने का फैसला न कर ले। एक दिन डैन जब अपनी क्लासेस ले रहा था तभी उसे आर्मी रिसर्च सेंटर से कॉल आता है, जहाँ पर उससे इमीडिएट आने के लिए कहा जाता है और उसे बताया जाता है कि आज तुम्हारा इंटरव्यू है। डैन ये बात सुनते ही काफी खुश हो रहा था। उससे तो ऐसा लग रहा था कि आज तो उसकी जॉब पक्की है और वो फटाफट से वहाँ पहुँच जाता है, जहाँ पर डैन को एक मशीन के सामने बिठाया जाता है और उसके साथ कुछ टेस्ट किए जाते हैं और फिर जल्दी उसे बताया जाता है कि तुम्हें फ्यूचर में भेजने की प्लानिंग की जा रही है और वो लोग उसके हाथ पर एक ट्रैकर डिवाइस भी लगा देते हैं। डैन को ये बताया जाता है कि तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे हैं, जिसमें तुम्हारे जो भी पर्सनल काम है तुम्हें अपनी फैमिली को इन्फॉर्म करना है, उनसे बात करनी है, उनके साथ टाइम स्पेंड करना है, तुम जो भी चाहते हो उस 24 घंटे में कर सकते हो। लेकिन डैन वहाँ नहीं जाना चाहता था। उसे ये भी बताया जाता है कि हम हर वक्त तुम्हें ट्रैक करते रहेंगे और अगर तुमने जाने से इनकार किया या फिर ट्रैकर डिवाइस के साथ कुछ भी छेड़छाड़ की तो तुम्हें बहुत लंबी सजा हो सकती है, जिसकी पनिशमेंट तुम्हें जिंदगी भर झेलनी पड़ेगी और अब तुम्हारे पास फ्यूचर में जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। डैन को ये रियलाइजेशन हो चुका था कि अब वो कुछ नहीं कर सकता, उससे फ्यूचर में लड़ने के लिए जाना ही होगा। डैन वहाँ से भागकर सबसे पहले अपनी वाइफ से मिलने के लिए आता है। दरअसल उसकी वाइफ एक साइकोलॉजिस्ट है जो कि फ्यूचर से आए हुए लोगों की काउंसलिंग करती है। डैन वहीं पर आकर उसके सामने खड़ा हो जाता है। वो एमी को इस घटना के बारे में सब कुछ बताता है। एमी को पता था कि एक बार फ्यूचर में जाने के बाद वापस आना बहुत ही मुश्किल है। वो उसे जाने के लिए मना करती है, लेकिन डैन उसे बताता है कि ट्रैकर डिवाइस उसके हाथ में फिट कर दिया गया है और अब वो कुछ नहीं कर सकता। तभी एमी को एक आइडिया आता है। वो डैन से कहती है कि तुम्हें अपने फादर की हेल्प लेनी होगी। दरअसल वो बहुत ही सीक्रेटली ट्रैकर डिवाइस को हटा सकते थे। एमी के काफी इंसिस्ट करने पर डैन को अपने फादर से मिलने जाना ही पड़ता है। डैन तुरंत ही अपने फादर के पास पहुंचता है, जहां वो पूरी घटना के बारे में बताता है। उसके फादर ट्रैकर डिवाइस को हटाने के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन तभी दोनों में पुरानी बातों को लेकर कुछ झड़प छुट जाती है और इसी में डैन काफी गुस्सा हो जाता है और वो बिना डिवाइस को हटवाए ही वहाँ से वापस चला आता है। वो एमी को बताता है कि मैं ये ट्रैकर डिवाइस नहीं हटवाना चाहता और मैं तुमसे ये वादा करता हूँ कि मैं 7 दिन में वापस जरूर आ जाऊंगा। वो अपनी बेटी मूरी और अपनी वाइफ को अलविदा कहकर तुरंत ही वहाँ से रिसर्च सेंटर
फ्यूचर पहुंच जाता है। डैन वहां पहुंचकर क्या देखता है कि उसके साथ और भी लोगों को फ्यूचर में जाने के लिए तैयार किया जा रहा है। सभी को एक स्पेशल टाइप की ड्रेस दी जाती है और वहाँ मौजूद सभी को अलग अलग टीम में बांट दिया जाता है और जिस टीम में डैन को रखा जाता है उस टीम का नाम था R-Force। भी इनमें से एक लड़की लीडर से सवाल करती है कि हम टाइम ट्रेवल में ट्रैवल करके एलियंस को क्यों नहीं खत्म कर सकते हैं, जहाँ पर वो लीडर बताता है कि पास में जाना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि हमारी टाइम ट्रेवल की मशीन सिर्फ 30 सालों तक का सफर तय कर सकती है, यानी कि तुम्हें 2022 से 2051 तक पहुँचना होगा। कहीं बीच में जाना या फिर कहीं पास की लाइफ में जाना पॉसिबल नहीं है। डैन की टीम में उसका फ्रेंड चार्ली भी था, जिसे देखकर डैन थोड़ा खुश हो जाता है। तभी वहीं पर एक जोर का अलार्म बजता है और अलार्म सुनते ही सभी एक जगह पर भागते हैं, जहाँ पर मौजूद होती है लेफ्टिनेंट हार्ट, जो कि इन सभी को लेने के लिए आई है और अब एक एक कर यहाँ से सभी को फ्यूचर में भेजने की तैयारी होने लगती है। अब सब कुछ रेडी हो चुका था और जैसे ही इन सभी को फ्यूचर में भेजा जाने लगता है तभी मशीन में कुछ गड़बड़ी आने के कारण कुछ लोग बीच में ही हवा में लटक जाते हैं, जिनमें डैन और उनके कुछ दोस्त भी होते हैं। कहीं न कहीं मशीन उन्हें बैक की तरफ खींचती है और फिर वो सीधा आकर पानी में गिर जाते हैं और यही पे सीन हमें मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है। अब यहाँ से कहानी आ चुकी थी प्रेजेंट में, जहाँ पर डैन और उसके साथ ही जब खड़े होकर चारों ओर का नजारा देखते हैं तो वो तो दंग ही रह जाते हैं, जहाँ पर चारों तरफ एलियंस ही एलियंस थे और वो भी भारी संख्या में। और अब हम मिलते हैं फ्यूचर की एक और लीडर से, जो कि डैन से कांटेक्ट करती है, जो कि डैन से कहती है कि तुम्हें वहाँ फंसे लोगों को बचाना होगा और मैं इन सारी चीजों की पूरी जिम्मेदारी तुम्हें सौंपती हूँ। वो उसे ये भी बताती है कि वहाँ पर एक लैब है और एलियंस ने उस लैब में बहुत सारे लोगों को बंदी बना रखा है। तुम्हें अपनी पूरी टीम के साथ किसी भी हाल में वहाँ पहुँचना है और वहाँ मौजूद सारे लोगों को बचाकर वापस लेकर आना है। अब डैन टीम को लीड करते हुए वहाँ पहुँच चुका था। लैब में पहुंचकर वो क्या देखता है कि चारों तरफ बहुत सारे एलियंस हैं और तो और एलियंस ने बहुत सारे लोगों को मार भी दिया है। डैन क्या देखता है कि वहाँ पर मैक्सिमम लोग मारे जा चुके हैं और इसीलिए वहाँ पर चारों तरफ सन्नाटा है। कहीं न कहीं एलियंस भी वहाँ से जा चुके थे। डैन तुरंत ही फ्यूचर लीडर से कांटेक्ट करता है और यहाँ के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देता है, जहाँ पर सभी के मरने की खबर सुनकर वो लीडर बहुत दुखी हो जाती है। तभी वो लीडर डैन से कहती है कि तुम्हें वहाँ कुछ न कुछ खुफिया राज जरूर मिलेंगे और तुम ढूंढो और उसे लेकर मेरे पास आओ। डैन बिना समय गवाए अपनी टीम के साथ वहाँ की सारी चीजें इकट्ठा करने लगता है, लेकिन तब तक वहाँ पर एलियंस का झुंड आ चुका था, जो कि इन लोगों को देखते ही इन पर अटैक करता है। डैन ये देखकर हैरान था कि गोलियों को तो एलियंस पर कोई असर ही नहीं हो रहा है। वो तुरंत ही ये बात फ्यूचर लीडर को बताता है। तभी उस जगह को ब्लास्ट करने का फैसला लिया जाता है। वो लीडर डैन को बताती है कि तुम्हें 2 मिनट में यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि 2 मिनट के अंदर ही हम उस जगह को ब्लास्ट करने वाले हैं। और जब तक कि ये सभी लोग वहाँ से निकल पाते, हवा में उड़ता हुआ एक आर्मी का प्लेन आता दिखाई देता है और देखते ही देखते वहाँ पर ब्लास्ट कर दिया जाता है, जिसमें डैन की भी टीम के कुछ लोग मारे जाते हैं। वो ब्लास्ट इतना भयानक था कि डैन, चार्ली और उसकी टीम के कुछ मेंबर वहीं बेहोश हो जाते हैं। जब डैन की आंख खुलती है तो उसे पता चलता है कि ब्लास्ट के कारण वो वहीं बेहोश हो गया था और फिर उसे आर्मी मेंबर यहाँ बचाकर ले आए। डैन को पता चलता है कि उसकी टीम में सिर्फ डैन, चार्ली और उनकी टीम का मेंबर डोरियन ही बचे हैं, क्योंकि और सभी के सभी लोग मारे जा चुके हैं। डोरी, जो कि डैन की टीम का मेंबर था, दरअसल वो फ्यूचर में तीसरी बार आया था। ये बात सुनकर डैन थोड़ा हैरान होता है और वो डोरी से पूछता है, तुम फ्यूचर में आने से घबराते नहीं हो क्या? इस पर डोरी उसे बताता है, दरअसल मुझे कैंसर है और मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 6 महीने का ही वक्त है और मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी जिंदगी ऐसे ही वेस्ट कर दूं। मैं अपनी इस वैल्यूएबल लाइफ को किसी की जान बचाते हुए गंवाना चाहता हूँ, ना कि किसी बीमारी से मरना चाहता हूँ। डोरी का ये जज्बा देखकर डैन को बहुत हिम्मत मिलती है। वो डोरी की बातें सुनकर काफी इंस्पायर हो जाता है। अब डैन को वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उसे फ्यूचर लीडर से मिलने के लिए बुलाया जा रहा है। डैन जैसे ही वहाँ पहुँचता है वो अपने सामने खड़ी लड़की को देखकर हैरान हो जाता है। दरअसल ये लड़की कोई और नहीं बल्कि मूरी थी। मूरी यानी कि डैन की बेटी, जो कि इस वक्त काफी बड़ी हो चुकी है। उसे फ्यूचर में इतना बड़ा देखकर डैन काफी खुश हो जाता है। उसे पता चलता है कि मूरी यहाँ की कर्नल है। इससे पहले कि डैन मूरी से कुछ और सवाल कर पाता, वो डैन के साथ बहुत ज्यादा वियर्ड बिहेव करती है। वो उसे कहती है, तुम्हें ज्यादा इमोशनल या खुश होने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ जिस काम के लिए आए हो उस पर फोकस करो और अगर तुम्हें कुछ भी जानना हो तो वक्त आने पर मैं खुद ब खुद तुम्हें बता दूंगी। इतना कहते ही मूरी डैन को एक लैब में ले जाती है, जहाँ स्क्रीन पर वो उसे एलियंस के बारे में बताती है। सबसे पहले वो फीमेल एलियंस का जिक्र करती है। वो बताती है कि फीमेल एलियंस जो कि सबसे ज्यादा ताकतवर हैं और ये भारी संख्या में बच्चों को पैदा करती है, जिसकी वजह से इनकी तादाद बढ़ती जा रही है। वो ये भी बताती है कि सारे फीमेल एलियंस को प्रोटेक्ट मेल एलियंस करते हैं, जो कि उन पर किसी भी तरह का खतरा नहीं मंडराने देते। और जब ये मेल एलियंस फीमेल एलियंस की प्रोडक्शन का जिम्मेदारी उठाते हैं तो चाहे उन्हें अपनी जान भी क्यों न गंवानी पड़े, वो अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटते। मूरी डैन को यहाँ पर अपने प्लान के बारे में बताती है। वो डैन को बताती है कि दरअसल मुझे फीमेल एलियन का ब्लड सैंपल चाहिए, जिससे मैं उसे मारने का एंटीडोट बना सकूं और इसके ब्लड सैंपल की मदद से वो फीमेल एलियंस को मारने के लिए एक टॉक्सिन बनाना चाहती है, क्योंकि अगर उन्होंने फीमेल एलियंस को मार दिया तो कहीं न कहीं इनकी जनसंख्या कम होती जाएगी, क्योंकि अभी तक सिर्फ और सिर्फ मेल एलियंस को ही मारा जा रहा था, जिसका एलियंस पर
कोई असर नहीं पड़ रहा था। वो कहती है कि अगर हमने फीमेल एलियंस को मारने की टॉक्सिन बना ली और अगर ये अच्छे से वर्क कर पाया तो कहीं ना कहीं हम धरती को बचाने में सक्सेसफुल हो सकते हैं और हमें जल्द से जल्द ये काम करना ही होगा। और अब ये दोनों अपनी टीम के साथ उस लोकेशन पर पहुंचते हैं जहाँ पर फीमेल एलियंस जमीन में गड्ढा बनाकर रहती थी। मोरी जल्द ही उनके ठिकाने को ढूंढ लेती है और वो डैन से ऊपर हेलीकॉप्टर में ही रहने के लिए कहती है। अब वो अपने वेपन्स के साथ नीचे जमीन के अंदर चली जाती है जहाँ पर फीमेल एलियन उसे देखते ही जोर जोर से आवाज करने लगती है और उस पर अटैक करती है। उसकी आवाज को सुनते ही सारे मेल एलियंस उसके प्रोडक्शन में दौड़े आ जाते हैं। ये मंजर देखकर डैन से रहा नहीं गया क्योंकि उसकी बेटी इस वक्त खतरे में थी। वो उसे बचाने के लिए इमीडिएट धरती के अंदर पहुंच जाता है और फाइनली वो दोनों वहाँ से भाग निकलते हैं। अब ये दोनों एक ऐसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर पूरी तरह से सन्नाटा था, कोई भी एलियन वहाँ मौजूद नहीं था। जहाँ मोरी डैन पर गुस्सा करते हुए कहती है कि आखिर तुम नीचे क्यों आए, तुम्हें वहाँ पर नहीं आना चाहिए था। इस पर डैन कहता है कि मैं अकेले तुम्हें किसी भी खतरे में नहीं डालना चाहता और यही वजह थी कि मैं तुम्हें वहाँ बचाने के लिए गया था। मोरी अपने डैड को बताती है कि मैं आपको पसंद नहीं करती और इसकी वजह ये है कि बचपन में जब मैं 12 साल की थी तो आप मुझे और मेरी माँ को छोड़कर यहाँ से चले गए थे और उसके कुछ सालों के बाद आपकी डेथ भी हो जाती है। वैसे डैन ये सब कुछ सुनकर हैरान था, उसे इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं था और वो तो इतने असमंजस में था कि आखिर उसने अपनी हैप्पी फैमिली को पास्ट लाइफ में क्यों छोड़ा होगा, आखिर इसकी क्या वजह रही होगी। उसके दिमाग में बहुत सारे ख्याल चल रहे थे और तब तक ऊपर बहुत से हेलीकॉप्टर आ जाते हैं जहाँ पर हमें ये पता चलता है कि मोरी और डैन ने अपनी बहादुरी से उस फीमेल एलियन को पकड़ लिया है और अब ये दोनों और इनकी टीम मिलकर उस फीमेल एलियन को एक ऐसी जगह पर ले जाते हैं जहाँ पर एलियंस का आना नामुमकिन था। दरअसल ये जगह बहुत ही खास तरीके से डिजाइन की गई थी जहाँ पर एलियंस अपने पैर भी नहीं रख सकते थे। फीमेल एलियन को फटाफट से एक लैब में लाया जाता है जहाँ मोरी उसका ब्लड सैंपल लेकर टेस्ट करना शुरू कर देती है, लेकिन ये काम इतना भी आसान नहीं था, उसे बहुत सारे टेस्ट करने की जरूरत थी तब जाकर कहीं वो फीमेल एलियंस को मारने का टॉक्सिन बना पाती। लेकिन मोरी बहुत हिम्मत वाली थी, वो हार कहाँ ही मानने वाली थी। वो फटाफट से बड़ी ही शिद्दत से इस काम में लग जाती है। मोरी को इतने घंटे से रिसर्च करते देख डैन वहीं पर आ जाता है और मोरी से कहता है कि अब तुम्हें आराम करना चाहिए। वो इमोशनल होते हुए मोरी से बताता है कि आज मेरा यहाँ आखिरी दिन है, यानी कि मैंने फ्यूचर में 7 दिन कंप्लीट कर लिए हैं। मोरी डैन को बताती है कि जब भी तुम आज नीचे जाओगे तो तुम्हारे लिए काम है। दरअसल ये टॉक्सिन जो मैं बना रही हूँ ये तुम्हें बहुत ज्यादा संख्या में तैयार करना है, लेकिन मैं यहाँ अकेले से प्रिपेयर कर पाऊँ ये मेरे बस की बात नहीं है क्योंकि इस वक्त यहाँ पर कोई ना कोई ऑब्स्टिकल्स आते ही रहते हैं। वो कहती है तुम्हें इस टॉक्सिन को बहुत ही सुरक्षित तरीके से नीचे ले जाना होगा और ज्यादा से ज्यादा इस टॉक्सिन को तैयार करना होगा क्योंकि एक न एक दिन धरती पर भी एलियंस का अटैक होगा ही और इस वक्त तुम्हें ये टॉक्सिन काम आएगा। इन दोनों की कॉन्वर्सेशन चल ही रही थी कि तभी वो फीमेल एलियन जाग जाती है और वो जोर जोर से आवाज करने लगती है। जैसे ही उसकी आवाज बाकी मेल एलियंस तक पहुंचती है वो उसे बचाने के लिए उस लैब की ओर भागते हैं। तभी इस बात से निश्चिंत थे कि शायद यहाँ पर मेल एलियंस का पहुंचना मुश्किल है, लेकिन ये लोग बिल्कुल गलत थे। देखते ही देखते वहाँ भारी संख्या में मेल एलियंस पहुँच जाते हैं जिनसे लड़ पाना इनके बस की बात नहीं थी और न चाहते हुए भी इन्हें फीमेल एलियन को आजाद करना पड़ता है। डैन और मोरी वहाँ से भाग निकलते हैं। दरअसल मोरी डैन को लेकर उस जगह पर आती है जहाँ से आज वो अपनी दुनिया में जाने वाला था, लेकिन वहाँ पहुँचते ही ये दोनों क्या देखते हैं कि वहाँ भी एलियंस आ चुके हैं। ये दोनों उन्हें मारते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं, लेकिन झड़प के दौरान एक एलियन मोरी को घायल कर देता है। मोरी बहुत ज्यादा घायल हो चुकी थी, वो चलने की हालत में नहीं थी, लेकिन कहीं न कहीं डैन उसे अपने साथ वापस ले जाना चाहता था और अब तो टाइम ट्रेवल मशीन ऑन भी हो चुकी थी। लेकिन इससे पहले कि वो मोरी को अपने साथ ले जा पाता वहाँ पर एक फीमेल एलियन आ जाती है और वो मोरी को उठाकर अपने साथ ले जाती है और इधर टाइम मशीन ऑन होने के कारण डैन सीधा अपनी दुनिया में आकर गिरता है। डैन के साथ उनकी टीम के मेंबर डोरी और चार्ली भी थे। डैन सबसे पहले लेफ्टिनेंट हार्ट के पास पहुंचता है और उसके हाथ में वही टॉक्सिन देता है। वो उससे कहता है कि हमें जल्द से जल्द ज्यादा तादाद में ये टॉक्सिन बनाना होगा और इसे फ्यूचर में भेजना होगा। तभी हार्ट उसे बताती है कि हम फ्यूचर में हो रही जंग को हार चुके हैं और अब हमारा वहाँ जाना पॉसिबल नहीं है। डैन ये न्यूज सुनकर काफी दुखी हो जाता है। अब वो सबसे पहले अपनी वाइफ से मिलने के लिए जाता है जहाँ पर वो अपनी बेटी मोरी को सही सलामत देखकर बहुत खुश हो जाता है। उसे अपनी बेटी के बारे में सोचकर रात भर नींद नहीं आती, इसलिए वो रात को ही अपनी बेटी के कमरे में चला जाता है। एमी उसे परेशान देखकर उसके पास जाती है जहाँ पर डैन एमी को फ्यूचर की मोरी के बारे में सब कुछ बताता है। वो एमी से कहता है कि हमें एलियंस को रोकने के लिए कुछ न कुछ जरूर करना होगा। वो वहाँ से निकलकर सबसे पहले डोरी से मिलने जाता है और इससे फीमेल एलियन के नेल के बारे में पूछता है। दरअसल डोरी ने बड़ी ही चालाकी से एक फीमेल एलियन का नेल चुरा लिया था। उसे पता था कि ये कोई न कोई हमारे काम जरूर आ सकता है। अब ये दोनों उस नेल को लेकर चार्ली के पास जाते हैं जहाँ रिसर्च के दौरान इन्हें पता चलता है कि उस नेल पर अजीब सी राख लगी हुई है और ये राख कोई नॉर्मल नहीं बल्कि ज्वालामुखी की राख है। तभी डैन कहता है कि ज्वालामुखी तो रशिया में फटा था, फिर आखिर ये इनके पैरों में कैसे आया। डैन बहुत दिमाग लगा रहा था, तभी उसे अपने एक स्टूडेंट की याद आती है। दरअसल वो वोल्केनो के टॉपिक पर ही रिसर्च कर रहा था। डैन बिना टाइम गंवाए चार्ली और डोरी को लेकर वहाँ पहुँच जाता है जहाँ पर वो लड़का इन सभी को बताता है कि वो वोल्केनो तो चाइना में फटा था लेकिन उसकी लपटें रशिया तक गिरी थी।
और फिर धीरे धीरे वो वहीं जम गई और जब उसके ऊपर बर्फ गिरी तो वो राख उसी बर्फ में मिल गई। वो लड़का इन्हें बताता है कि हो ना हो जरूर कोई ना कोई एलियंस की स्पेसशिप जरूर आई होगी वहाँ पर, और हो सकता है वहाँ अभी भी कोई ना कोई एलियन जरूर मौजूद होगा। तभी ये राख उनके नाखूनों से मिली है। इनके हाथ में ये इन्फॉर्मेशन लगते ही ये फटाफट आर्मी ऑफिसर्स के पास पहुँचते हैं, जहाँ पर ये पूरी कहानी के बारे में बताते हैं। लेकिन वहाँ के ऑफिसर्स इनकी बातों पर तो विश्वास ही नहीं कर रहे थे और अब इनकी मदद करने के लिए कोई नहीं था। इन्हें खुद ही अपनी मदद करनी होगी। अब डैन को अपने फादर की याद आती है, क्योंकि उसे पता था कि उसके फादर इन सब चीजों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। वो तुरंत ही अपने पिता के पास पहुंचकर उनसे मदद मांगता है और वो राजी भी हो जाते हैं और अब ये सभी निकल पड़ते हैं रशिया के ग्लेशियर की ओर। डैन ने वहाँ मौजूद एलियंस को मारने के लिए बहुत सारा टॉक्सिन अपने साथ ले लिया था। देखते ही देखते डैन की टीम में बहुत सारे मेंबर्स जुड़ चुके थे। अब फाइनली ये लोग उस जगह पर पहुंच चुके थे। वहाँ पहुंचकर ये क्या देखते हैं कि चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ है और उसी सन्नाटे में धरती के नीचे ने एक स्पेसशिप दिखाई देती है। अब ये समझ चुके थे कि होना हो ये एलियंस की ये स्पेसशिप है। ये फटाफट से एलियंस को ढूंढने के लिए उसके अंदर चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर पहले से ही बहुत सारे एलियंस मारे जा चुके थे, लेकिन अभी भी बहुत सारे एलियंस जिंदा थे जो कि इस वक्त सो रहे थे। अब ये चुपचाप ही उस टॉक्सिन को सभी एलियंस के अंदर इंजेक्ट करने लगते हैं। इसी दौरान एक फीमेल एलियन जाग जाती है और उसकी आवाज की गूंज सुनते ही वहाँ मौजूद सारे मेल एलियंस उठ जाते हैं। तभी डोरियन कहता है कि हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते, हमें यहाँ से भागना होगा। तभी डैन कहता है कि हमें इन एलियंस को खत्म करना होगा, नहीं तो हम सभी मारे जा सकते हैं और पूरी धरती भी तबाह हो सकती है जैसे कि फ्यूचर में हुआ। तभी डोरी कहता है इसका सिर्फ एक ही उपाय है, यानी कि हमें ब्लास्ट करना होगा। लेकिन एलियंस को मारने के लिए पहले तो इन्हें अपनी जान बचानी थी, इसलिए सभी वहाँ से बाहर निकलकर भागते हैं। तभी हम क्या देखते हैं कि एलियंस भी वहाँ से निकलकर बाहर की ओर आ रहे हैं। अब डोरी के पास कोई और रास्ता नहीं था, वो सभी से दूर जाने के लिए कहता है और खुद ही ब्लास्ट कर देता है और उस ब्लास्ट में वो भी मारा जाता है और इनके बहुत सारे टीम मेंबर्स भी मारे जा चुके थे। एट लास्ट हम डैन, उसके फादर और चार्ली को देख पाते हैं। तभी डैन के फादर उसे बताते हैं कि एक एलियन यहाँ से छुपकर भाग चुका है, जल्दी हमें उसे पकड़कर मारना होगा। सभी उसे ढूंढने के लिए उसके पीछे भागते हैं। जैसे ही वो नजर आती है, बड़ी ही मशक्कत के बाद डैन और उसके फादर बहुत ही बहादुरी से उस एलियन को मार देते हैं। अब फाइनली इनका मिशन कंप्लीट हो चुका था। अब ये सभी खुशी खुशी अपने घर वापस आ जाते हैं, जहाँ पर डैन के फादर भी उसके साथ थे। एमी उसके फादर को भी साथ में देखकर बहुत खुश हो जाती है, जहाँ डैन एमी से प्रॉमिस करता है कि अब वो हमेशा अपनी फैमिली के साथ रहेगा, वो अपनी फैमिली के किसी भी मेंबर को अपने से दूर नहीं करेगा। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।